ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच अगर किसी को कहता हूँ वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लोगों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी भी लगती है। क्यों? मैंने हमेशा बता रखा है क्योंकि वो बेसिक को नहीं पढ़ते। तो ध्यान सुनना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले तो है क्या। अगर कोई पूछे ना कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तुम्हें स्ट्रेट फेस के साथ बोलना है द स्टडी ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं कि भाई हमारा कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है, दूसरे किस किस एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, वो जो किस किस एटम के साथ बॉन्ड बना के कौन सा कंपाउंड बनाता है, वो कंपाउंड किस किस के साथ कैसी कैसी रिएक्शन करते हैं, ये पूरी ब्रह्मांड की चीज़ों को ही हम कहते हैं कार्बन, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसकी स्टडी? कार्बन की। कार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 118 एलिमेंट में जिन 118 एलिमेंट की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, उन सबकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कहते हैं। लेकिन उनमें से आप एक एलिमेंटिक कार्बन की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब सवाल आता है क्यों? इतना क्या इंपॉर्टेंट है? तो इम्पोर्टेंट है। अगर तो अपने आसपास को देखोगे ना, मैं कह देता हूँ 70% अगर तुमने कोई चीज़ बोली, मैंने बोला कि कुछ कुछ चीज़ों के नाम दो, अपने आसपास जो सारी चीज़ें है उसके नाम दो, बोला पेड़ हैं, हम हैं, ये लकड़ी है, ये सारी यहाँ पे बेंच है, ये सारी चीज़ें, ये बोर्ड है, ये चौक है, ये सारी चीज़ें ना किससे बनी है? ये मैक्सिमम उसमें से 70% चीज़ें बनी हुई कार्बन से। हमारी जिंदगी, हम खुद कार्बन से बने, हम खुद किससे बने हैं? कार्बन से बने हैं। ठीक है, तो इसलिए कार्बन क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं इसकी, थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये लेक्चर नंबर 0 है, जिसमें मैं बेसिक तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी किस तरीके से करनी है, जिससे तुम आराम से इसको समझ पाओ। देखो भैया, होता क्या, जब पहले केमिस्ट्री को बांटा गया तो केमिस्ट्री को दो पार्ट में बांटा गया। ये बहुत पहले की बात है, लेट 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी की बात बता रहा हूँ। केमिस्ट्री को दो तरीके से बांटा गया। 17th-18th सेंचुरी की बात है। पहला था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी, तो ओनली कंपाउंड की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक सॉल्ट उनको कहा जाता है जो हम आराम से लेबोरेटरी में बना सकते हैं। क्या कहा मैंने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड उनको कहा जाता है जो मैं आराम से लेबोरेटरी में बना पाऊं। मेरे को कहे कि भाई साहब ये बनाना है तो मैं आराम से बना दूं, उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो पहले से नेचर में पाए जाते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बात है, जो पहले से नेचर में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहा मैंने? जो लैब में बना सकते हैं, जिस कंपाउंड्स को हम लैब में बना सकते हैं उनको कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो नेचर में बनते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ एग्जांपल दे दो सर, हम दे देंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एग्जांपल। सबसे पहले एक मेन एग्जांपल का आते हैं यूरिया। यूरिया कौन बनाता है? किडनी बनाती है ना, हमारे शरीर की हमारी किडनी बनाती है यूरिया। तो किडनी बनाती है, कौन बनाती है? किडनी से बनता है यूरिया। तुम देखोगे डाई कहाँ से मिलती है? डाई मिलती है फ्लावर से, कुछ फ्लावर से मिलती है, कुछ तुम्हारी उनसे मिलती है, जिससे जो हमारे कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों से मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हम नहीं बना सकते थे। कहाँ, किस में नहीं बना सकते थे? ये हमारे लैब में नहीं बना सकते थे। अब आए फिर एक भाई साहब आए, साइंटिस्ट का उनका नाम है कुछ याद नहीं, उन्होंने इस यूरिया को लैब में बना के दिखा दिया। उन्होंने क्या किया? इस यूरिया को लैब में बना दिया, इस यूरिया को। अब वो लैब में बना यूरिया था और बिहेव एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा था कि मतलब यूरिया ही था वो, पर वो किसी की किडनी से नहीं निकाला था, वो लैब में बनाया गया था। तब जाके भाई दुनिया को पता चला कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में बना सकते हैं। और ये पता है बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। आज हम इतने कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कलर्स के कपड़े पहनते हैं। पहले डाई बहुत महंगी आती थी, तो पहले डाई वाले कपड़े बहुत महंगे आते थे। क्यों? क्योंकि उनको निकाला, उनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत हार्ड होता था। बट आज हम डाई कहाँ बना सकते हैं? आराम से लैब में हम डाइस को बना सकते हैं। यूरिया हम बना सकते हैं, फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें हम कहाँ बना सकते हैं? लैब में बना सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। स्टडी ये तुम्हारी लेबोरेटरी स्टडी है कि भाई साहब किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाना सोचे, जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। ठीक है, स्टार्टिंग फेज। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के 3 बेसिक रूल है। इन 3 चीज़ों को तुम्हें समझना पड़ेगा। इन 3 चीज़ों को अगर तुमने समझ लिया ना तो तुम सब कुछ समझ पाओगे, सब चीज़ समझ। पहला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, पहला जो आता है वो आता है हमारा क्या? कर्व्ड एरर। ये वैसे जो ये मैं बता रहा हूँ, ये MIT के केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, लुइस सर।
उन्होंने उनका ही तरीका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का, तो मैं उसी तरीके से बताता हूँ। कर्व्ड एरो मतलब ये इस तरीके का एरो होगा, तुमने कहीं देखा होगा, इस तरीके की रिएक्शन देखी होगी। ये होते थे कर्व्ड एरो, ये जो कर्व्ड एरो होते हैं, राइट, ये कर्व्ड एरो, ये कर्व्ड एरो क्या है, अगर तुम्हें मैंने बना दिया, मैंने ये बना दिया, ये नहीं है, स्ट्रेट एरो होता है। अब तुम्हें क्या समझ आएगा, तुम्हें कुछ समझ आएगा, तुम्हें क्या होगा, क्या हो गया, ये डबल सिंगल का डबल का सिंगल हुआ, ये एच इधर है, सी एन इधर है, ये सी एन इधर ही क्यों आया, सी एन इधर भी जा सकता था, ऐसा क्यों हुआ, ये एच इधर ही क्यों गया, ये एच इसके साथ आ गया, एच टू बना सकता था, ये इससे भी जुड़ सकता था। तो ये कर्व्ड एरो, ये कर्व्ड एरो क्यों है ना, ये समझना आना चाहिए। ये मैं समझाऊंगा स्टार्टिंग से कि कैसे ये इधर गया, ये कर्व्ड एरो क्यों इधर को गया, इधर को क्यों नहीं आया, ये इसने यहाँ से इधर क्यों किया, इधर से इधर क्यों आया। तो यही चीज़ों की स्टडी को सबसे इंपॉर्टेंट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन समझ इसलिए नहीं आती है लोगों को, क्योंकि कर्व्ड एरो समझ नहीं आते कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि अब कर्व्ड एरो हर जगह नहीं बनाए होते, बुक में अगर तो कर्व्ड एरो नहीं बनाते, कई टीचर्स भी कर्व्ड एरो बना के नहीं दिखाते, वो डायरेक्ट लिखते हैं आरसीओसी एक्सएन का पढ़ दो कि ये बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ऊपर OH रहेगा, नीचे CN रहेगा, पढ़ दो। फिर लोग रटते हैं RC+H+HCN गिव्स RC+OHCNH, या थोड़ी रहती है, समझो भाई साहब कि अगर ऐसा है, इसमें यहाँ पे तुम्हारा एक सेंटर है, कार्बन सेंटर पर अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये समझना पड़ता है। इसके लिए समझने के लिए तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, कर्व्ड एरो के बारे में समझना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या समझनी पड़ेगी, दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी स्टीरियो केमिस्ट्री, जो इसका चैप्टर भी आएगा, सेकेंड चैप्टर ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, कि भाई कोई चीज़, कोई मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल में किस तरीके से है, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत से रिएक्शन में ऐसा ही होता है। हम तुम्हें लगता है कि यार ये रिएक्शन यहाँ से भी हो सकती थी, बट यहाँ से नहीं हुई। अब कुछ तो सवाल आता है कि विरोधी मंडली यहाँ से सर यहाँ से भी हो सकती थी, तो फिर उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ पे एक हायर ग्रुप है, यहाँ पे इसका एंगल इतना रहता है, यहाँ पे रिपल्शन जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जाता है, तो यहाँ से वो अटैक नहीं करेगा। तो ये समझने के लिए तुम्हें उस कंपाउंड की स्टीरियो केमिस्ट्री, भाई साहब वो 3D वर्ल्ड में, 3D स्पेस में वो किस तरीके का कंपाउंड है वो समझना जरूरी है। ओके, The third one is functional group. What? Functional, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उनका बिहेवियर कैसा है। मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप का बिहेवियर एक ही टाइप का होता है। अगर मैं कहूँ तुम्हारे O डबल बॉन्ड O वाले, डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन जुड़ा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप है। एल्कोहल है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है, एल्डिहाइड में ऑक्सीजन जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन में ये तुम्हारे एसिटाल्डिहाइड, बहुत सारी चीजें होती है ऑक्सीजन जुड़ा होता है। वो सारे के बिहेवियर एक ही तरीके के होते हैं। अगर ऑक्सीजन जुड़ा है मतलब या हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, ऑक्साइड ग्रुप जुड़ा है, तो इन ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप थे, इनके बिहेवियर पता होना चाहिए। अभी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जब तुम सेकंड सेम में जाओगे तब तुम पहले हाइड्रो वो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, एल्केन एल्काइन के बारे में पढ़ोगे। थर्ड सेम में फिर जाकर तुम हेलो एल्केन, हेलो एलीन, एल्कोहल के बारे में पढ़ोगे। वो धीरे धीरे आएगा। अभी तो तुम्हारे इसमें ये दो चीजें हैं, ठीक है। कर्व्ड, अब तुम्हारे इसमें इससे कैसे रिलेट करोगे। देखो दूसरा चैप्टर जो प्योर स्टीरियो केमिस्ट्री है, तो इसे तुम समझाओगे। जो पहला चैप्टर है ना उसको कर्व्ड से रिलेट करो। जो पहला चैप्टर है उसका अगर उसकी शुरुआत अगर मैं करूंगा ना, उसमें क्या क्या चीजें समझना। सबसे पहले रेजोनेंस समझना है। भाई तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके बिना नहीं समझोगी, और इससे दिमाग खराब चीज लोगों को नहीं लगती है। लोग पता है 11th 12th मैंने खुद देखा है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रेजोनेंस समझ नहीं आता है। हुआ कैसे, क्यों समझ नहीं आता, क्योंकि उनको एरो ही समझ नहीं आ रहा है। जो एरो बनते हैं यहाँ से बॉन्ड है, वो यही तो है कर्व्ड एरो। मैंने क्यों कहा कर्व्ड एरो इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस समझ नहीं आएगा तो तुम्हें बहुत सारी चीजें, एक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बेंजिंग, ऑर्थो पैरा रेशियो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों, रेजोनेंस समझ नहीं आया। रेजोनेंस कब समझ आएगा, जब तुम्हें कर्व्ड एरो समझ जाएंगे। तो रेजोनेंस बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले रेजोनेंस ही लेक्चर नंबर 1 है, क्यों होता है क्या होता है सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। फिर आते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। कौन से ये तुम्हारे तुमने पढ़े होंगे, कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, कौन से होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, 4 होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट होता है, फिर मेसोबैरिक इफेक्ट होता है, उसके बाद तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक, और एक होता है चौथा तुम्हारा होता है कौन सा, ये हाइपर कंजुगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हाइपर कंजुगेशन इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कभी कभी ना मैकेनिज्म में 2 कंपाउंड बनते हैं बीच वाले में, स्लो रिएक्शन में। अब तुम्हें समझना होता है कि यार ऊपर वाला आगे रिएक्शन करेगा या नीचे वाला, तो तुम्हें इन 2 चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा,
तो रेजोनेंस समझना है तो तुम्हें पहचानना चाहिए कि भाई रेजोनेंस होता कैसे है, कौन से ऐसी तरीका है वो होता है, वो मैं बताऊंगा। पहले मैं चार दूसरे तीसरे पर डबल बॉन्ड स्टैगेज होती है। हाइपर कंजुगेशन समझना पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे भी इंडक्टिव इफेक्ट तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इंडक्टिव इफेक्ट नॉन पोलैरिटी जनरेट करता है, ये तुम्हें पता चलेगा। इससे इससे तो बड़े सवाल आते थे इंडक्टिव इफेक्टिव वैसे, जो डाइपोल बनता था, डाइपोल के नेट डाइपोल की डायरेक्शन निकालो आता है, नेट डाइपोल डायरेक्शन इस तरीके से कंपाउंड में होता है, उसमें नेट डाइपोल डायरेक्शन निकालना। मीजोमेरिक इफेक्ट आता है, मीजोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। अब मीजोमेरिक समझने के लिए तुम्हें रेजोनेंस समझना पड़ेगा। इसमें तो प्लस एम आएगा, माइनस एम या प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसमें बहुत ज़्यादा बताया। इंसान क्योंकि समझने टाइम पे समझता नहीं है, बाद में रखने की कोशिश करता है। जब रखने की कोशिश करता है उसे क्या मिलता है, उसे ये मिलता है, क्योंकि लिखना आया तो टाइम तो पढ़ा नहीं, उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा यहाँ पे प्लस एम है इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई डोमिनेंट है प्लस एम के ऊपर, इसलिए माइनस आई शो करेगा। तो रेजोनेंस में अब तुम्हारा क्लोरोबेंजीन जो होता है ये होता है ऑर्थोपेरा डाइटिंग ग्रुप है, क्योंकि प्लस एम शो करते हैं, बट इसमें माइनस आई इफेक्ट भी होता है, तो ये तुम्हारा इसको लेस रिएक्टिव बना देते हैं। जबकि इसमें लोन पेयर होते हैं। तो अगर ये बेसिक चीज़ें समझोगे नहीं कि माइनस प्लस एम कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव है, कहाँ पे कम इफेक्टिव है, कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा। तो तुम्हारा पहला चैप्टर ना बेसिक इसी में है। तो पहला टॉपिक जो तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया जाएगा वो रेजोनेंस होगा। जो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, MIT मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बेसिक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेस नींव है। रेजोनेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द नींव है, क्योंकि बहुत सारी जगह में रेजोनेंस आता है। और क्योंकि तुम्हें समझना है ना कि भाई साहब किसी रिएक्शन मैंने अगर तुम्हें बेंजीन में तो समझना पड़ेगा, बेंजीन में रिएक्शन करें क्यों यहाँ पे जुड़ा, यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा, यहाँ पे क्यों जुड़ा, ये सारे सवाल, यहाँ पे कम क्यों जुड़े, यहाँ पे ज़्यादा क्यों जुड़े हैं, यहाँ पे हमने कोई फंक्शन आ जाती है, टेंडेंसी क्यों जुड़ गई। इसके लिए पहले तुम्हें रेजोनेंस समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है रेजोनेंस में, जो कि बहुत ईजी है। डरना नहीं होता, लोग डर जाते हैं, लोग 11th में पढ़ते नहीं है तो इन्हें समझ नहीं आता। तो रेजोनेंस बहुत ईजी है, दो टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के होता है, बेंजीन ना, और भी तो रेजोनेंस मिलता है हर जगह। ठीक है, आज का लेक्चर ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।